वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में विमेंस कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज को जल्द शुरू करवाने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 3/2/2019 को जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को रूसा के अंतर्गत जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय में प्रोन्नत कर ऑनलाइन उद्घाटन किया था। जमशेदपुर विमेंस विश्वविद्यालय का भवन जो सिद्धगोड़ा स्थित कैंपस में है, जो बनकर तैयार हो गया है और दिनांक 29/12/2021 को भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया। अब जिसे शुरू कर देना चाहिए। और बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने गुमला का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक कार्यकाल बताते हुए कालखंड में सभी क्षेत्र में विकास होने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को मजबूत करने को लेकर काफी काम किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ग्रामीणों को विकास से जोड़कर लाभान्वित करवाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद पहली ये सरकार का कालखंड है जो पूरी तरह से गरीबों के विकास को लेकर चिंतित है। गुमला के दौरे पर आए बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि जिले में हाल के दिनों में माइनिंग को लेकर कई तरीके की बात सामने आई है जो काफी चिंतनीय है। आज जल मिशन का कार्यक्रम हो, हर गांव में हर परिवार को स्वच्छ जल मिले, क्योंकि पानी हर गांव की कहा जाए पानी पीने की पानी एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश में। आज जल मिशन के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गांव का लक्ष्य लिया है और एक एक गांव को हम कैसे पीने का हम स्वच्छ जल पहुंचा सकें, इस दृष्टि से जल जीवन मिशन के तहत हर नल के माध्यम से आज एक घर एक परिवार को मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम सरकार है। गुमला के उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने बताया है कि आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 लाख पेड़ लगाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिले के विभिन्न स्थलों पर इस बार एक साथ 5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। यह भी कहा है कि इसके लिए आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उप विकास आयुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने कहा है कि डीसी सुशांत गौरव ने उसको लेकर बीते दिनों बैठक कर कार्य योजना बना ली है, जिसके बाद पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी टीम लगी हुई है। माननीय विधायक महोदय के दिशा निर्देशन में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया उस दिन जीवन संकल्प 2022 के अंतर्गत पूरे जिला में 1 लाख फलदार वृक्ष लगाने की हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, जिसमें जितने भी हमारे सरकारी परिसर हैं, उदाहरण के तौर पर कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं, हमारे SS+2 के स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी जगहों पर फलदार वृक्ष जिसमें आम, नींबू, अमरूद आदि के वृक्षों को लगाने का हम लोगों ने प्लान किया है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस जीवन संकल्प 2022 में प्रतिभाग करें तथा अपने अपने घरों में एक फलदार वृक्ष अवश्य। गुमला के डीसी सुशांत गौरव की पहल से एक आदिम जनजाति दिव्यांग दंपत्ति को राशन कार्ड बनवाकर राशन के लाभ से जोड़ा गया है। गुमला के घाघरा पाट के एक दिव्यांग दंपत्ति जिसे लंबे समय से अनाज नहीं मिल रहा था, वो काफी दिनों से परेशान था। परिवार काफी लंबी दूरी जंगल की यात्रा करके कई बार ये लोग घाघरा ब्लॉक में राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। लेकिन मामले के में डीसी सुशांत गौरव के सामने आने के बाद डीसी ने तुरंत आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी को निर्देशित किया। पास सुमारी कुमारी कान्हू असुर घाघरा पाट
गांव से घाघरा प्रखंड के आए, उस आदिम जनजाति का उनका आधार कार्ड नहीं बनने होने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। तो तत्काल उनको हम लोग प्रोसीड करा करके तुरंत उन लोग का आधार कार्ड बनवा दिए, और उनको राशन कार्ड भी दिक्कत थी, तुरंत राशन कार्ड बनवा दिया, अंत्योदय राशन कार्ड। पीबीटीजी जो भी परिवार के सदस्य को हम लोग 35 किलो का राशन, और उनको डाकिया योजना के तहत उनको 35 किलो का राशन उनको तुरंत मिल जाएगा। तत्काल उनको 20 किलो का राशन और कुछ आर्थिक मदद उनको पहुंचाया गया। और देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर फैसला लिया गया है। अब बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। सर्वदलीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पक्ष और विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करना होगा, जिसमें कई लोगों को लगाया जाएगा। जातीय जनगणना में जिन लोगों को लगाया जाएगा उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, कैबिनेट के माध्यम से समय सीमा तय की जाएगी। जातीय जनगणना सरकार अपने स्तर से कराएगी। जल्द ही इस बात का फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा। जो भी चीजें होंगी सभी पब्लिक डोमेन में रहेंगी, जिससे सभी लोग जान सकेंगे क्या होने जा रहा है। इसके लिए पैसे की जरूरत होगी, जिसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। विधानसभा में 9 दल हैं, सभी से इस संबंध में बातचीत हुई है। जातीय जनगणना हो सके, इसको लेकर सभी की सहमति बनी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ज्ञानवापी मुद्दे पर अपनी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि निश्चित तौर पर अब विकास के साथ साथ भारत के सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने के लिए भी सरकार सोच रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जहां तक ज्ञानवापी का मुद्दा है, न्यायालय के माध्यम से सरकार इस मुद्दे का समाधान चाहती है और उम्मीद यह है कि जिस तरह से सबूत मिले हैं, न्यायालय जनभावना को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय देगा। देखिए, भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है और आज सौभाग्य का विषय है कि जहां विकास हमारा मुद्दा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर जो एक संस्कृति, हमारी पुरानी संस्कृति, उसको कायम किया है। आपने देखा कि प्राचीन संस्कृति और प्राचीन धरोहर की रक्षा किस प्रकार से हो रही है। जहां विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमारी जो प्राचीन धरोहर है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए नेचर और कल्चर, प्रकृति और संस्कृति, ये दोनों हमारे साथ चल रहा है। कैमूर में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा चारों तरफ है। साक्षी भी खुशी से फूली नहीं समा रही है। आखिर हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा है। साक्षी ने यूपीएससी की परीक्षा में 330वां नंबर हासिल किया है। साक्षी के पिता उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि यूपीएससी का जब से रिजल्ट आया है, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आम आदमी से लेकर मीडिया के लोग भी साक्षी के घर आना जाना लगा हुआ है। दूसरे ही प्रयास में मिली इस कामयाबी से साक्षी के परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। कैमूर जिले के मोहनिया में अपने आप में ये इस तरह की अकेली और पहली कामयाबी है। जी, मैं कैमूर बिहार से रहने वाली हूँ। मेरी माता वहाँ के कॉलेज में एक क्लर्क हैं और मेरे पिताजी किसान हैं। और मेरी जर्नी यूपीएससी क्रैक करने के लिए 3 अटेम्प्ट्स की रही है और मैं 4 साल से इस प्रयास में लगी हुई हूँ और फाइनली 330 रैंक पाके मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है। बाई मोहनिया से भी उनका शिक्षा दीक्षा हुआ मैट्रिक तक। उसके बाद भगवानपुर चली गई यानी संदीप में, वाराणसी। और जब वो +2 कर ली तो एक ही लक्ष्य उनको दिए कि आपको अधिकारी बनना है। यही मेरा उनके प्रति सपना था और उनको मैंने एक लक्ष्य दिया कि नहीं, आपको जब भी बनना है। जबकि बीटेक करके इनका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ नौकरी के लिए। हम बोले कि नहीं बेटा, बेटी हो, अगर बेटा होती तो भेज भी देते, लेकिन बेटी हो तुमको हम कहीं नौकरी में नहीं जाने देंगे। बोले कि उसको जो इच्छा है, आगे जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ ले, उसके बाद सोचा जाएगा। तो फिर इंजीनियरिंग उसको करने का मन था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो फिर लखनऊ में एडमिशन हुआ। तो लखनऊ रामस्वरूप
स्कूल से की और फिर तैयारी की तो उसका फिर टॉप आ गई इंजीनियरिंग में, अपना फैकल्टी से टॉप आई थी। तो फिर हम लोग को बुलाया गया, वहाँ सम्मानित किया गया और फिर डायरेक्टर से बात हुई। फिर उसके बाद में बोले कि अब आगे क्या करना चाहती हो, तो उसका IAS करने का, हम IAS की तैयारी करेंगे। मधुबनी में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संघ शिक्षा वर्ग प्रथम और द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय वॉटसन उच्च विद्यालय से होकर थाना चौक से बाटा चौक तक हुआ। कार्यक्रम का समापन वॉटसन स्कूल पर समाप्त हुआ। घोष की धुनों पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए स्वयंसेवकों का पथ संचलन देखने लायक था। स्थानीय नगर के लोगों में विशेषकर माताओं बहनों में अद्भुत आनंद देखने को मिला। दर्जनों स्थानों पर पुष्प वर्षा, रंगोली तोरण और द्वारों से स्वागत किया गया। कदम से कदम मिलाकर चल रहे स्वयंसेवकों पर खूब फूलों की बारिश की गई। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। उसी के प्रशिक्षण का एक ये हिस्सा है जिसे पथ संचलन कहा जाता है। उसी पथ संचलन का आज प्रदर्शन है। सभी शिक्षार्थी उस पथ संचलन का एक जो प्रशिक्षण का भाग है उसमें भाग ले रहे हैं और उसी के तहत ये संचलन का कार्यक्रम हो रहा है। मधुबनी जिला का बहुत भाग्य है कि 20 साल के बाद, मैंने 22 साल के बाद जो है यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का जो है प्रशिक्षण लिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंतर्गत, जिसमें जो है पूरे बिहार और झारखंड के में जो है सब प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं और इनका जो है अभी जो है पथ संचलन जो है एक प्रशिक्षण का हिस्सा है। उस प्रशिक्षण के हिस्सा को जो है ये लोग अपने स्तर से दिखाएंगे कि हमारा जो प्रशिक्षण हुआ है जिसमें हम कितने फिट और फाइन हुए हैं, जिसका जो है मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा, वही देश के लिए कुछ कर सकेगा। यही सोच से ये स्वयंसेवक लोग जो है अपना कार्य कर रहे हैं। और चले फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में आज फिर से पुलिस पाठशाला शुरू हो गई। कोरोना की वजह से 2 साल से पुलिस पाठशाला बंद थी। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से इसका विधिवत उद्घाटन किया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में पाठशाला को शुरू किया गया है, जिसमें भागलपुर DIG विवेकानंद के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कई थाने के थानाध्यक्ष और भागलपुर के कई कोचिंग संस्थान के प्राचार्य, निदेशक और शिक्षक मौजूद रहे। भागलपुर जिला में जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आज फिर से विधिवत उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे जो इंस्पेक्टर हैं सुबोध जी और हमारे सार्जेंट मेजर हैं शर्मा जी और इसके अलावा राजीव जी जो और इनके साथी जो कोचगण हैं, इन सभी लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। सभी पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा इन्होंने तैयार की और इसका प्रचार प्रसार किया और इसके कारण से 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं। और बिहार में सुपौल के नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन सुपौल में 1 दिवसीय नियोजन सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने मौजूद लोगों से रोजगार मेले का लाभ उठाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि सरकार ने रोजगार के सृजन की दिशा में ये बड़ी पहल की है। इसमें इच्छुक अभ्यर्थी को रोजगार के अवसर मिलते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार लोग पा भी रहे हैं। इस मौके पर DM कौशल कुमार समेत संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवक युवतियां भी शामिल हुए। और वहीं पटना में शराबबंदी कानून संशोधन पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून 2016 से बिहार में लागू है। शराबबंदी कानून में हुए संशोधन को लेकर हाईकोर्ट से विभाग ने मार्गदर्शन मांगा है। शराबबंदी कानून में नए संशोधन के अनुसार पहली बार शराब पीने वाले व्यक्ति को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए।
हालांकि अभी पहले की तरह नियमों का पालन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने 8 जिलों का सर्वे किया है, जिसमें प्रथम सर्वे रिपोर्ट जिसमें शराबबंदी से महिला उत्पीड़न, छेड़खानी, महिला अत्याचार में कमी आई है और महिला के आय के स्रोत बढ़े हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा में महिलाएं शराबबंदी कानून की तारीफ कर रही हैं। व्यापक समर्थन है और विशेष करके महिलाओं का समर्थन इसमें प्राप्त है। इस वजह से हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट सर्वे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से कराया है। उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन जो हमने सरसरी निगाह से जो प्रारंभिक रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि व्यापक समर्थन है पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी का, और विशेष करके महिलाओं के बीच में तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि 100% कम से कम उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। और अधिकांश लोग चाहते हैं कि शराबबंदी कानून को, नशाबंदी कानून को और सख्ती से लागू किया जाए। अररिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार डीएम इनायत खान की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में डीएम बिना किसी सूचना के जिला मुख्यालय के खरहिया बस्ती स्थित उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय जाकर पठन पाठन समेत बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील का जायजा लिया, उसे चेक किया। डीएम क्लास में पढ़ रहे बच्चों से उन्होंने बातचीत भी की और उनसे सवाल जवाब भी किए। डीएम के सवाल का बच्चों ने बखूबी जवाब भी दे दिया, साथ ही साथ स्कूल व्यवस्था को लेकर अन्य जानकारी भी दी। वहीं कई क्लास में बेंच डेस्क के अभाव में जमीन पर दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रही छात्राओं के मामले में डीएम ने विभाग के साथ समीक्षा बैठक करने की बात कही और बच्चों के जल्द ही बेंच डेस्क की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। मधुबनी हाट ये बन रहा है झंझारपुर अनुमंडल में, और इसका आज निरीक्षण किया गया और काम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो जल संसाधन विभाग के अभियंता हैं उन लोगों को बताया गया है कि 15-20 दिनों में आगे का विशेष काम इसको पूर्ण करा लेंगे। और कुछ यहाँ पोखर भी लगा हुआ था, उसको भी बाउंड्री कंप्लीट करवाने के लिए बोला गया है। और साइड में वृक्षारोपण का भी निर्देशित किया गया मनरेगा से डीडी साहब को करवा दें ताकि वहाँ छाया रहे अगर लोग वॉक करें। और इसके अलावा ये जो रोड है RWD की रोड जो कनेक्टिंग वाली, अभी इसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए भी RWD के वाले अभियंता को उसको ठीक करवाने का निर्देश दिया जा रहा है। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अररिया ग्राम संग्राम में निर्माणाधीन मिथिला के कार्यों का जायजा लेने डीएम अरविंद कुमार वर्मा पहुंचे और जहां निर्माणाधीन कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। डीएम ने तकरीबन 1 घंटे तक संवेदक से बारीकी से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि तालाब के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाए जाएं जिससे लोगों को सुबह के वक्त ताजगी का एहसास हो। उन्होंने कहा कि मिथिला हाट पहुंचने और जाने वाले दोनों मुख्य सड़क जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, उसे जल्द से जल्द बनाने के लिए आरसीडी को स्वीकृति देने के लिए आदेश दिया गया है। तालाब के पूर्वी हिस्से में खाली पड़े 4 दीवारी का भी निर्माण किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने संवेदक को आदेश दिया है कि हर हाल में जून के अंतिम सप्ताह में कार्य पूरा करें। मधुबनी हाट ये बन रहा है झंझारपुर अनुमंडल में, और इसका आज निरीक्षण किया गया और काम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो जल संसाधन विभाग के अभियंता हैं उन लोगों को बताया गया है कि 15-20 दिनों में आगे का विशेष काम इसको पूर्ण करा लेंगे। और कुछ यहाँ पोखर भी लगा हुआ था, उसको भी बाउंड्री कंप्लीट करवाने के लिए बोला गया है। और साइड में वृक्षारोपण का भी निर्देशित किया गया मनरेगा से डीडी साहब को करवा दें ताकि वहाँ छाया रहे अगर लोग वॉक करें। और इसके अलावा ये जो रोड है RWD की रोड जो कनेक्टिंग वाली, अभी इसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए भी RWD के वाले अभियंता को उसको ठीक करवाने का निर्देश दिया जा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंड में 1 जून से लेकर 12 जून तक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन जयनगर के अनुमंडल कार्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकालकर बाल मजदूरी रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के बेबी कुमारी एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। और इस जागरूकता रैली अनुमंडल कार्यालय परिसर से होते हुए स्टेशन रोड, मेन रोड, जयनगर, कमला रोड चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ। रैली में छात्रा जो शामिल हुए हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे और इस पर बाल श्रम के विरोध में नारे लिखे हुए थे।
इस मौके पर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने बताया कि बाल मजदूरी बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। ये बिहार सरकार के द्वारा बाल श्रम निषेध दिवस 1 जून से 10 जून तक जो मनाया जा रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जयनगर अनुमंडल से जागरूकता अभियान बाल श्रम उन्मूलन के लेकर के जागरूकता अभियान निकाला गया था। विरोध दिवस के अवसर पर दिनांक 1 तारीख से लेकर दिनांक 11 तारीख तक श्रम विभाग, यूनिसेफ एवं प्रथम संस्था, चाइल्ड लाइन, इन सभी के माध्यम से सभी ब्लॉक में जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। इस जागरूकता अभियान में बाल श्रम को रोकना एवं बाल श्रम के साथ बाल श्रम के लिए जागरूक करना एवं बच्चों जो रखा है उनको दंडनीय अपराध प्रोसेस में होने के कारण उन बच्चों के लिए सहायता करना, ये सभी चीज़ों के लिए 1 जून से लेकर 12 जून तक जागरूकता अभियान होने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, सौरव गांगुली ने नहीं दिया अपने पद से इस्तीफा, बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे सौरव गांगुली। इस्तीफे की खबर को बीसीसीआई ने खारिज कर दिया है। इस्तीफे की खबर का बीसीसीआई ने खंडन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे सौरव गांगुली और बीसीसीआई ने खुद इस खबर का खंडन किया है। तो इस्तीफे की खबर का बीसीसीआई ने खंडन कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे सौरव गांगुली। तो खुद बीसीसीआई ने इस इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। तो लगातार चर्चा इस्तीफे को लेकर हो रही थी, लेकिन विराम लगा दिया बीसीसीआई ने जब पूरी तरीके से इस बात को नकार दिया कि सौरव गांगुली अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले थे। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।